यस ऑनलाइन स्टूडेंट सो फार सो क्लियर टू एवरीवन। आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ज्यादा फास्ट तो नहीं मैं? ये कई बार मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने जीएस तो सभी ने करी हुई है। कैसा स्टूडेंट तो नहीं जिसने जीएस नहीं की, मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स नहीं किए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जिसकी ना हुई हो? सबकी हो चुकी है। ठीक है, फिर तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14 को मनाया जाता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तब याद रखना आपको, अदरवाइज इट इज नेवर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बस आपको याद कर रखना है कि वर्ल्ड ब्लड डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक कार्ल लैंड स्टीनर थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है। तो 2005 में जो है इसको एज एनुअल इवेंट जो है मनाया जाने लगा। डब्ल्यूएचओ ने 2005 में बेसिकली जून 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे डिक्लेयर किया। और इस साल की होस्ट कंट्री कौन है? अल्जीरिया। थीम क्या है? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ फन। ठीक है, और इसमें बेसिकली सेलिब्रेट एंड थैंक किया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये थीम वगैरह भी वैसे नहीं पूछेगी यूपीएससी, पूछने, लेकिन वो स्टेट पीसीएस वाले, एसएससी वाले ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस एग्जामिनेशन के लिए इसको याद रखना। उसके बाद है ब्लड। ब्लड में देखो 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, अगर आपने कभी मतलब सैंपल भी दिया हो तो आपको जो है येलोइश कलर का दिखने लग जाएगा वो, तो वो क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जिसके अंदर वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, साल्ट्स, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, क्लोटिंग प्रोटीन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, ये किडनी प्रोड्यूस करती है, किडनी प्रोड्यूस करती है। और किडनी में एक वो होता है हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ब्लड जो है रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही दिखता है। इसमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? लंग से ऑक्सीजन को कैरी करना, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देना, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना और वापस किसको देना? लंग्स को। तो लंग्स वो बात पीस आपकी नोज से जो है एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो रेड ब्लड सेल्स 41%, प्लाज्मा 55%। फिर उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर व्हाइट इन कलर। तो ये काफी लेस अमाउंट में होते हैं, सिर्फ 1% होते हैं, 1 से 4%। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज होती है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में ऐड होता है, आपके ब्लड में आता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, उसको खत्म कौन करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स, ये कलरलेस होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं। 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना। इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना, कि मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, तो खून निकलता है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है वो खून। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे प्लेटलेट्स जाते हैं और वो खून को जो है बहने से रोक देते हैं। एक आउटर कवरिंग सी जो आप कह लीजिए टेम्परेरी बिल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से खून फिर बाहर नहीं आता। तो ये कौन करती है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो है आपके जो भी इंजर्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स में रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज भी होती है। तो ये बॉडी की आपकी क्या है? ये मैकेनिक है एक तरह से। ठीक है, समझ आई? उसके बाद है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, ए बी एंड ओ। ठीक है, और ये डिसाइड होता है कि आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज है, कौन से एंटीजन है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज बेसिकली होती है टू किल वायरस, बैक्टीरिया विच आर कमिंग इन योर बॉडी। ठीक है, तो उसको मारने के लिए आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। वो कहां पे होती है? प्लाज्मा में। ठीक है, और उसके बाद एंटीजेंस होते हैं, वो कहां पे होते हैं? रेड ब्लड सेल्स में। वो प्रोटीन होते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, और वो कहां पे मौजूद होते हैं? रेड ब्लड सेल में। तो रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन मौजूद होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा, वही क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका बी पॉजिटिव है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स में क्या है? बी एंटीजन है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आपके ब्लड ग्रुप में क्या है?
ए एंटीजन है, ठीक है। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन होगा उसके ऑपोजिट वाली जो है एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में होगी। तो अगर आपको मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो आपके अंदर जो है बेसिकली एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस होंगी? बी, एंटी बी एंटीबॉडीज। अगर आपको मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल्स में क्या है? बी एंटीजन, बट आपके प्लाज्मा में क्या होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ए बी है, तो यानी आपके दोनों एंटीजन मौजूद है, तो आपके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है नहीं, कोई ए बी एंटीबॉडी। ठीक, समझ आई? तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ना, अब मान लीजिए किसी का बी ब्लड ग्रुप है, आपका ए है, ठीक है, और आपने ब्लड ले लिया बी ब्लड ग्रुप का, खून तो सबका एक जैसा होता है, हमें क्या डिफरेंशिएशन करना है ए बी में, है ना? यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड ग्रुप, ठीक है, आपने ले लिया। तो अब बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन क्या है? बी, तो एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस होंगी? ए, है ना? अब ए जो रिसीवर है, ए जो रिसीवर है उसका एंटीजन क्या है? ए, एंटीबॉडीज क्या प्रोड्यूस होंगी? बी, ठीक है, समझे? तो जब बी ब्लड जो है ए ब्लड ग्रुप वाले के पर्सन में जाएगा, तो ये बी एंटीजन है यहाँ पे, तो ये बी एंटीबॉडीज है, तो ये बी एंटीबॉडीज जो है बी एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी और इस बी एंटीजन को मारना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बी एंटीजन क्या है? डेंजर है, एक फॉरेन एलिमेंट है जो कि डेंजर है। तो इस ब्लड को वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ब्लड किसका लेना पड़ेगा? जिसका ए ही ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि उसका एंटीजन क्या है? ए, और एंटीबॉडीज क्या है? बी। तो बी एंटीबॉडीज पहले से ही है, तो है ना, तो वो क्या करेंगी? ए एंटीजन को देख रही है, तो उनको लगता है कि ये डेंजर नहीं है, क्योंकि ए एंटीजन आपकी बॉडी का पहले से ही पार्ट है, ठीक है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। क्लियर, समझ आई? तो ए बी में जो है कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसलिए ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर, उसमें कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो अगर आप किसी का भी खून इसमें डाल दोगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज इनकी एक्शन लेने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज है ही नहीं, ठीक है, समझ आई? और जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो यानी उसकी बॉडी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज। तो ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड ग्रुप? नहीं। हाँ, ये रिसीव तो कर नहीं सकते, ना ए का ना बी का, इनको क्या चाहिए? ए, ओ ही चाहिए इनको, ठीक है, लेकिन ये डोनर हो सकते हैं क्योंकि इनके एंटीजन नहीं है, इनका एंटीजन नहीं है। तो अगर आप ए ग्रुप में भी डालोगे तो इनका एंटीजन है नहीं, तो एंटी बी एंटीबॉडीज अटैक नहीं करेंगे, समझे? क्योंकि जो एंटी बी एंटीबॉडीज है किसको अटैक करेंगी? बी एंटीजन को अटैक करेंगी, समझ रहे हो आप? तो यानी इसलिए ब्लड ग्रुप 0 ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है? ये होता है बेसिकली आरएच के हिसाब से। आरएच का मतलब क्या होता है? रीसस, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में रीसस प्रेजेंट है, आपके ब्लड में रीसस प्रेजेंट है, तो आप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या सी ए बी पॉजिटिव हो, अगर नहीं है तो क्लियर है? तो अगर आपकी बॉडी में एक रीसस एंटीजन प्रेजेंट है तो आप रीसस पॉजिटिव हो, अगर नहीं है तो आप रीसस नेगेटिव हो, ठीक है। और गोल्डन ब्लड टाइप या आरएच नल ब्लड ग्रुप उसको बोला जाता है कि जिसमें कोई आरएच एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और ये रेस्ट ब्लड ग्रुप है, ये सिर्फ 50 से कम इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। जो अबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके ब्लड ग्रुप में भी ये पाया गया था कि उनके ब्लड ग्रुप में कोई आरएच एंटीजन नहीं था, तो इसलिए उनके ब्लड को क्या बोला जाता है? गोल्डन ब्लड, ठीक है, समझ आई? तो इसमें भी वही है कि अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज जो है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर आरएच नहीं है
तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। ठीक है, तो देश भर में 3840 लाइसेंस ब्लड बैंक्स हैं। तो पहला फर्स्ट ब्लड बैंक जो है 1942 में क्रिएट किया गया था कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और फर्स्ट हमारे इंडिया में 1 अक्टूबर को जो है नेशनल ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। और हमारी ब्लड पॉलिसी भी है जो कि प्रमोट करती है कि हम क्वालिटी ब्लड जो है वो सभी को इंश्योर हो। ठीक है, अगर किसी को इंजरी वगैरह हुई है, और उसके लिए जो है हम वॉलंटरी अनपेड रेगुलर ब्लड डोनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और वेल इक्विप्ड प्रीमिसेस में, ताकि ब्लड जब आप डोनेशन करो उसको फिर आगे किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो उस केस में कोई बीमारी किसी को ना हो। ठीक है, और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनाई गई है जो कि अवेयरनेस कैंपेन चलाती है देश भर में फॉर डूइंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन के लिए कभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वॉलंटरी होता है ना, मतलब फोर्स नहीं कर सकते हम किसी को टू गिव देयर ब्लड। ठीक है, और ब्लड बैंक वगैरह प्रमोट कर रहे हैं ताकि जो डिजीज है जिसमें ब्लड की काफी कमी हो जाती है उन डिजीज को हम क्योर कर सकें। क्लियर, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप आपका डिटरमिन होता है। तो बेसिकली आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। तो क्वैक रेली साइमंड्स एक कह लीजिए एनजीओ है या एक कंपनी टाइप है, यूके में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को असेस करती है, उसके बेसिस पे डिटरमिन करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है या कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, तो उसकी रैंकिंग में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जो है टॉप 150 में जो है पोजीशन पाई है, टॉप 150 में रैंक पाई है। तो इससे पहले 8 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने पाई थी, बट इस साल जो पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो बेसिकली वही है कि यूनिवर्सिटीज की जो है परफॉर्मेंस क्वालिटी को एग्जामिन करती है, किस बेसिस पे करती है कि उसकी एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है। ठीक है, एम्प्लॉय रेपुटेशन क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स क्या है, रिसर्च नेटवर्क कितना है, फैकल्टी कितनी साइटेशंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कितना है, एक्सेट्रा। उसके बेसिस पे डिटरमिन करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। ठीक है, और इस साल जो है उन्होंने थोड़ा रैंकिंग में चेंज किया, रैंकिंग पैरामीटर्स में चेंज किया, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क एक्सेट्रा को ऐड किया, और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो की वेटेज को कम किया। ठीक है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो की वेटेज को कम किया तो इससे इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो काफी हाई है, एक एक क्लास में 100 200 बच्चे बैठे रहते हैं ना। बट यही यूरोपियन कंट्रीज में काफी कम है, वहां पे एक क्लास में 20-30 बच्चे ही होते हैं, तो इसलिए उनकी बेटर रैंकिंग आ जाती है। तो जब इसकी वेटेज कम की है तो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग इंप्रूव होने लगी। ठीक है, और इम्प्लॉयबिलिटी से भी जो है हमारा रैंकिंग बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले ना मिले, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रहती है। कुछ तो वॉलंटरी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं लेते कि भाई ग्रेजुएशन होगी आईआईटी से, लेकिन फिर भी जो है जॉब नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि आईएएस की तैयारी करनी है। बट वो एम्प्लॉयबल तो है ना, कहीं भी वापस जाए दोबारा अपने सेक्टर में तो उनको काम तो मिल ही जाएगा। सो दे हैव द एम्प्लॉयबिलिटी बट दे मे नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर से जो है अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग इंप्रूव हुई। ठीक है, तो ग्लोबल रैंकिंग में क्या है कि जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने जो है 12th कंसेक्यूटिव टाइम जो है रैंक फर्स्ट पाई। ठीक है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वो फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी है टू एंटर इनटू टॉप 10। इंडिया की जो है 45 यूनिवर्सिटीज जो है इसकी रैंकिंग में आती है, टॉप 500 की रैंकिंग में। आईआईटी बॉम्बे ने सबसे पहली बार जो है टॉप 150 में जगह पाई है, 149 रैंक मिली है। इससे पहले जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी ने भी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में जगह पाई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फैक्ट्स तो आपको कुछ याद नहीं रखने, आपको पता है क्या याद रखना है कि ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करती है। ठीक है, कि याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे ने टॉप 150 में रैंक पाई है। ठीक है, और किन बेसिस पे वो डिसाइड करती है वो याद रखना है, ऐसा भी नहीं है कि रट्टा मारना है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना एक दो बार, ताकि ब्रॉडर पैरामीटर्स आपके दिमाग में हो व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। तो इतना याद रखना है आपको। ये भी कंप्लीट हो गया आपका।
सोशल जस्टिस, जुलाई की फाइल नहीं आई है ना? चलो पहले एक बार अगस्त की कर लेते हैं हम। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज स्टडी इन इंडिया पोर्टल। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, तो ये रिसेंटली जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है प्रमोट लॉन्च किया गया, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली वेबसाइट है कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ना चाहता है तो इस वेबसाइट पे उसको सभी इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, वो क्या कोर्सेज रन कर रहे हैं, क्या पेडागोजी होने वाली है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से हैं, करिकुलम क्या है, फैकल्टीज कौन होने वाले हैं, रिसर्च वर्क कितना होता है उस यूनिवर्सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, और इसमें जो है आप अप्लाई भी कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज में। ठीक है, तो ये एक पोर्टल से जो है बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट जो है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई भी कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन भी आप हो जाएगी, और इसी वेबसाइट के थ्रू जो उसको वीजा मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है आपको फॉरेन स्टूडेंट की डिटेल मिल जाएगी तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देगी टू इशू वीजा टू दैट स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, फॉरेन स्टूडेंट्स को काफी इजी हो जाएगा टू अप्लाई एंड टू अप्लाई फॉर एडमिशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड टू गेट वीजा फॉर द सेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनेगी हायर एजुकेशन के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे देश में पढ़ने आएंगे तो यूनिवर्सिटी का कल्चर और जो है बेटर होगा, आपको भी जो है दूसरे देश के लोगों को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपका कोई रूममेट होगा, फ्रेंड होगा, आप उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या क्लास एकेडमिक एक्टिविटीज में एंगेज होंगे। ठीक है, और आप भी कल को जो है क्या यूएस से कनाडा में काम करने जाओ तो आपको भी जो है एक आप कह लीजिए कि ओपन माइंडसेट आपका डेवलप होगा। यू विल बी रिसेप्टिव टू एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी नेशनैलिटी। ठीक है, तो आप काफी इजीली एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाओगे इन दी वर्क प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर। ठीक है, समझ आई? तो इससे इंडिया का भी जो है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फुटप्रिंट डेवलप होगा, मतलब हमारी ग्लोबल इमेज भी डेवलप होगी, और वो क्यूएस जो रैंकिंग है उसमें भी हमारी पोजीशन इंप्रूव होगी। दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ इट इज। सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर है?